श्रीमती लता गोस्वामी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11वीं लेखाकर्म और अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 लेखांकन के सिद्धांत या लेखांकन के सैद्धांतिक व्यवहार, इनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में आप सभी ने लेखांकन का अर्थ समझा होगा। आप सभी अकाउंटेंट से परिचित हो गए होंगे और अब हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जिन सिद्धांतों के आधार पर इन लेखांकन सिद्धांतों को अपनाया जाता है या लेखांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दैनिक प्रतिदिन जो भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं या पूरे व्यापारिक समुदाय में जो व्यापारिक व्यवहार संपन्न होते हैं उन सभी का लेखा करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनका तत्काल लेखा नहीं करेंगे तो हम शायद उन लेन देनों को भूल जाएंगे और इसके बाद उन लेन देनों का पता लगाना, लेन देनों के आधार पर व्यवहारों की जानकारी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इन लेन देनों को एक सही तरीके से प्रॉपर वे में लिखना, रखना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि इसके आधार पर हम उसके सारांश को जान सकें और उन सारे व्यवहारों की व्याख्या कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं लेखांकन के सिद्धांत। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि हम जो भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं उनको प्रॉपर एक बुक में मेंटेन करते हैं और जो बुक में लिखने की प्रक्रिया है उसी को हम लेखांकन कहते हैं। और जिन बुक्स में इसको रखा जाता है वे सभी किताबें बहियाँ कही जाती हैं। इन सभी बहियों में प्रत्येक व्यवहार को लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं क्योंकि इन्हें सामान्य तौर पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है या इनको समझने के लिए एक वो तरीके हमें अपनाना ज़रूरी होते हैं जिसके आधार पर हम इन लेन देनों की व्याख्या कर सकें और लेन देनों को समझ सकें। जब हम इन लेन देनों को किसी एक प्रॉपर नियम या रीतियों के आधार पर तय करते हैं तो इन्हें हम लेखांकन की रीतियाँ या लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। पूरे विश्व में ऐसे कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं जिनके आधार पर हम सारी लेखा विधियों को अपनाते हैं या सारे व्यापारिक व्यवहारों को लिखते हैं। और यही व्यापारिक सिद्धांत या यही नियम सार्वजनिक रूप में या पूरे विश्व में व्यापक रूप में अपनाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर प्रत्येक व्यापारी अपने लेन देनों का लेखा जोखा रखता है। बच्चों, लेखांकन के सिद्धांतों को हम इनकी विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं और लेखांकन के सिद्धांतों की विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि लेखांकन के सिद्धांत तथ्यपरक होने चाहिए। तथ्यपरक का तात्पर्य यह होगा कि लेखांकन के सिद्धांत जिस व्यवहार से संबंधित है वे तथ्यपरक हों, यानी जो व्यवहार संपन्न हुआ है उस व्यवहार को कनेक्ट करते हुए फिर हम उन व्यवहारों को लिखें ताकि वह भविष्य में भी किसी भी संबद्ध व्यक्ति के द्वारा समझे जा सके। तो इनका तथ्यपरक होना या तथ्य से जुड़ा होना आवश्यक है। लेखांकन के सिद्धांत की दूसरी विशेषता होगी इसकी उपयोगिता। इसका तात्पर्य यह है कि लेखांकन सिद्धांतों को पूरी तरह से उपयोगी होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि जब हम लेखांकन के सिद्धांतों को किसी एक व्यापार में अपनाएंगे तब वहाँ पर वह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जो व्यक्ति उन व्यवहार से या व्यापार से जुड़े हुए हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यापार से संबंधित है। तो इस प्रकार लेखांकन के सिद्धांत वो होंगे जो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हों। लेखांकन सिद्धांत की तीसरी विशेषता है व्यवहारिकता। लेखांकन के सिद्धांत चाहे वह किसी भी व्यापार के द्वारा अपनाए जाएं, छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, इसमें व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि यह उन सभी लोगों के द्वारा अपनाए जाएं या उन सब के द्वारा अपनाए जा सकें जहां के लिए ये संभव है। इसमें वह व्यवहारिकता गुण होना चाहिए कि यह विश्व में या फिर किसी देश में या किसी समुदाय में सभी व्यक्तियों द्वारा आसानी से अपनाए जा सके, जिनमें सरलता, तथ्यपरकता, सत्यता आदि के गुण हों। तो बच्चों, ये 3 विशेषताएं हैं जो लेखांकन के सिद्धांतों को और हमें स्पष्ट करती हैं। बच्चों, अब हम लेखांकन के सिद्धांतों की प्रकृति को समझेंगे। लेखांकन के सिद्धांतों की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो बाय नेचर किस तरह के हैं, किस तरह से इनको समझा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि लेखांकन के सिद्धांत मनुष्यकृत हैं। मनुष्यकृत हैं, इसका तात्पर्य यह है कि ये वह सिद्धांत हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। हम सभी जानते हैं जब हम भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं तो भौतिक शास्त्र के अपने कुछ सिद्धांत हैं, या फिर जब हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र के अपने कुछ सिद्धांत हैं। पर भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति ने ही वही सिद्धांत हमें जो है उपलब्ध कराए हैं जिनको हमने लोगों तक पहुंचाया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत,
लेकिन अगर हम लेखांकन की बात करें या हम व्यापारिक दृष्टिकोण पर आएँ तो यहाँ कोई भी प्राकृतिक सिद्धांत लागू नहीं होता और यहाँ लेखों को रखने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो सभी मनुष्य ने बनाए हैं। ये सारे सिद्धांत वे अपनी सहूलियत के अनुसार बना रहे हैं और उनको अपना रहे हैं। तो पहले इसकी प्रकृति ये होगी कि लेखांकन के सिद्धांत मनुष्यकृत हैं। लेखांकन के सिद्धांतों की दूसरी विशेषता यह है कि ये विकासशील है। विकासशील का तात्पर्य यह होगा लेखांकन के सिद्धांत आज जैसे हैं ज़रूरी नहीं है कल भी वैसे ही हों, क्योंकि इनमें निरंतर विकास की गति देखी गई है। जैसे जैसे हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे जैसे कुछ परेशानियां आती हैं, वैसे वैसे हम इनमें संशोधन कर देते हैं और इसको विकसित कर लेते हैं। लेखांकन के सिद्धांतों की प्रकृति पर अगर हम जाएँ तो इसकी तीसरी प्रकृति यह है कि इसकी कोई सूची नहीं है। जब हम बात करते हैं केमिकल्स की तो केमिकल्स में आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिलती है कि इस तरह के केमिकल होंगे, ये प्रॉपर वन वे केमिकल हैं और जिनमें आप किसी चीज़ को मिश्रण को मिक्स करके उससे नया केमिकल तैयार करते हैं। परंतु हमारे लेखांकन के सिद्धांतों की कोई ऐसी सूची नहीं है कि हम यह कह सकें कि लेखांकन के सिद्धांत 100 हैं, 200 हैं या 300 हैं। तो जैसे जैसे इसमें सिद्धांत आते जाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। इसका अंतिम जो प्रकृति है वह यह है कि लेखांकन के सिद्धांतों में अंतर भी हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कहीं इन सिद्धांतों को किसी एक रूप में अपनाया जा रहा है तो दूसरे स्थान पर इन सिद्धांतों को किसी दूसरे परिवर्तित तरीके से अपनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि लेखांकन के सिद्धांतों में अंतर नहीं है, अंतर इनके प्रयोग में है। इस प्रकार इनकी विशेषताएं आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लेखांकन के सिद्धांत किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए नींव का काम करते हैं और अगर मैं इन लेखांकन के सिद्धांतों का वर्गीकरण करूं तो इन लेखांकन के सिद्धांतों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, दूसरा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत और तीसरा लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। इनमें सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करेंगे लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, तो बच्चों मान्यताएं शब्द आप सभी ने सुना होगा। मान्यताओं का मतलब वो परिस्थितियां होती हैं या वो तरीके हैं, वो कंडीशंस हैं जिसमें एक पर्टिकुलर नियम, पर्टिकुलर कोई रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम उन मान्यताओं को ही समझ लेते हैं। लेखांकन की जो पहली मान्यता है वह मान्यता अस्तित्व की मान्यता है। अस्तित्व की मान्यता हमें यह बताती है कि प्रत्येक व्यापार व्यापारी से अलग है। इसका तात्पर्य व्यापार और व्यापारी का पृथक पृथक अस्तित्व है। अगर मैं आपको यूं कहूं कि अगर कोई एक व्यापार है और उस व्यापार का स्वामी उस व्यापार में अपना कुछ निजी धन, निजी माल या निजी संपत्ति लगाकर उस व्यापार को प्रारंभ कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वह व्यापार को यह धन उधार दे रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापार और व्यापारी के अस्तित्व को हमने पृथक माना है। यहाँ पर हम व्यापार को एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानेंगे और यह मानेंगे कि व्यापार एक व्यक्ति है या व्यक्ति की भांति है जो वो सारे लेन देन कर सकता है, उन सारे व्यवहारों को पूरा कर सकता है जो एक व्यक्ति पूरे करता है। इसके अतिरिक्त जब हमने यह माना कि एक व्यापारी ने व्यापार में संपत्ति, धन या जो भी चीज़ें हैं वो लगाकर व्यापार को प्रारंभ किया तो यहाँ यह माना जाएगा कि उसने इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतना माल या इतना धन उस व्यापार को उधार दिया है जो वह एक समय के बाद मैं ब्याज उस व्यापार से वसूलेगा या व्यापार का ये कर्तव्य बनेगा कि वह एक निश्चित समय के बाद इतना धन उस व्यापारी को वापस करे। तो यहाँ पर जो स्वामी है व्यापार का वह केवल वह व्यक्ति है जो उस व्यापार को चला रहा है और उसके चलाने के बदले में उसको उसका एक पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन मिल रहा है जिसे हम लाभ कहेंगे। जब हम इसके अस्तित्व की मान्यता पर आते हैं तो एक चीज़ और बनती है, वह यह कि जिस प्रकार एक व्यापारी ने व्यापार को पैसा दिया और जो व्यापार के लिए दायित्व के समान है, जैसे उसने लगाई हुई जो पूंजी है जो उसके लिए दायित्व के समान है, जब उसका कर्तव्य है व्यापार का कि वह व्यापारी को इतना पैसा वापस करे, तो कभी जब व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से कुछ धन, कुछ माल या कुछ संपत्तियों को निकाल लेता है तो यहाँ अब व्यापारी का यह दायित्व है कि वह अपने ही व्यापार को उतना धन मैं ब्याज वापस करे। इस प्रकार क्योंकि अस्तित्व की मान्यता व्यापार और व्यापारी दोनों के लिए अलग अलग है तो व्यापारी द्वारा लगाया गया धन
व्यापार में पूंजी की तरह माना जाएगा, जो कि व्यापार का दायित्व है, और व्यापारी द्वारा व्यापार से लिया गया निजी प्रयोग के लिए पैसा आहरण माना जाएगा, जो व्यापारी के लिए दायित्व के समान है। बच्चों, लेखांकन की दूसरी मान्यता है मौद्रिक मापन की मान्यता। मौद्रिक मापन की मान्यता हमें यह बताती है कि हम लेखांकन में उन्हीं व्यवहारों को शामिल करेंगे जिनका मौद्रिक मापन संभव है, यानी जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि व्यापार में जो व्यवहार होते हैं उन सभी का कहीं ना कहीं कुछ मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे सामान खरीदना, माल बेचना, किसी को किराया देना, या किसी से किसी संपत्ति का खरीद विक्रय। तो ये सभी जो हैं सारे व्यवहार होते हैं जिनका मौद्रिक मापन संपन्न होता है, यानी जिन्हें हम कहीं ना कहीं मुद्रा में माप सकते हैं। केवल ऐसे व्यवहारों को हम शामिल करेंगे। लेखांकन की अगली मान्यता है निरंतरता। निरंतरता का तात्पर्य यह है, प्रत्येक व्यापारी यह मानकर चलेगा कि उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहेगा। और ये मैं समझती हूँ कि जब भी कोई व्यापारी व्यवसाय शुरू करता है तो वह यह सोचकर शुरू नहीं करता कि इतने समय बाद वह उसे बंद कर देगा। उसके विचार शायद यही रहते हैं कि जब उसने व्यापार प्रारंभ किया है तो यह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और आगे चलता रहेगा। निरंतरता की मान्यता हमें यह बताती है कि जब व्यापारी अपने व्यापार को शुरू करता है और क्योंकि वह उसे निरंतर चलाता है, इसके आधार पर वह अपने व्यापार के लेन देनों को एक निश्चित समय के बाद कैलकुलेट करता है, उनका सारांश निकालता है, उन खातों को एक अवधि में बंद करता है और उसके बाद अगली अवधि के लिए उनको रीओपन करता है। लेखांकन की अंतिम मान्यता है अवधि की मान्यता। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने कहा कि एक व्यापारी एक वर्ष में या एक अवधि के बाद लेन देनों का सारांश निकालता है और उनको अगले वर्ष के लिए ट्रांसफ़र करता है। तो लेखांकन की अवधि की मान्यता यह कहती है कि जितने भी व्यापारिक व्यवहार होंगे उन सभी को हम एक अवधि विशेष के बाद समराइज़ करेंगे, उनका सारांश निकालेंगे, उनका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और जिसे हम कहते हैं लाभ हानि खाते तैयार करना, व्यापार खाता तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना और इसके बाद अपने व्यवसाय के अंतिम परिणामों को जानना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानना और इसके बाद यहाँ खातों को बंद करके, यानी एक वर्ष की अवधि में खातों को बंद करके फिर अगले वर्ष के लिए खातों को रीओपन करना। बच्चों, लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं के बाद हम आते हैं लेखांकन के सिद्धांतों पर। लेखांकन के सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ, दोहरे लेखिका सिद्धांत। दोहरे लेखिका सिद्धांत हमें यह बताता है कि कोई भी व्यापारिक व्यवहार होता है वह दो पक्षों के बीच में होता है। अगर एक व्यक्ति लेनदार है तो दूसरा व्यक्ति देनदार होगा। लेखांकन सिद्धांत की जो दूसरा सिद्धांत है वह है प्रमाणक का सिद्धांत है। प्रमाणक का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जो भी लेन देन होगा वह कहीं ना कहीं प्रमाणित होना चाहिए। हम सभी जानते हैं जब हम कोई लेन देन करते हैं, जब हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसके बदले में हमें एक स्लिप मिलती है, एक रसीद हमें मिलती है। यह रसीद बात का प्रमाण है कि हमने उस व्यापारी से लेन देन संपन्न किया है, जिसमें कीमत, वस्तु का नाम, तिथि, व्यापारी का नाम, सभी चीज़ें अंकित होती हैं। लेखांकन प्रमाणकों में अगला सिद्धांत है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। ऐतिहासिक लागत हमें यह बताती है कि जिस रूप में लेन देन संपन्न हुआ है, जिस मूल्य पर संपन्न हुआ है, उसी मूल्य पर उसका लेखा किया जाए। लेखांकन के सिद्धांतों में अब हम अगले सिद्धांत पर आ रहे हैं। यह है आगम का सिद्धांत। आगम का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो एडवांस में संपन्न हो जाते हैं। आगम के सिद्धांत के बाद अगला सिद्धांत है मिलान का सिद्धांत। मिलान का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब कोई भी व्यापारिक व्यवहार दो पक्षों के बीच संपन्न होता है, सेम अमाउंट में संपन्न होता है, तो जब हम इन लेन देनों का मिलान करेंगे तो ये समान होना चाहिए। क्योंकि जब हमने किसी एक वस्तु का विक्रय 300 रुपये में किया है तो यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा वह भी 300 रुपये में खरीदी गई है और जब हमने बेचा तो वह 300 रुपये में ही बेची गई है। बच्चों, लेखांकन की अपनी कुछ सिद्धांत हैं और ऐसे ही इनकी कुछ अपनी प्रणालियां हैं जिनको हम सिस्टम्स कहते हैं। तो इन सिस्टम्स को एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिनमें इतने बड़े रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वह अपने यहाँ पर केवल एक छोटी सी रोकड़ बही या कैश बुक रखते हैं और अपने व्यापार के हिसाब किताब को जान लेते हैं। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, जहाँ पर नियमित कई सारे लेन देन होते हैं और जिनका डेली प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। तो वह सिस्टमेटिक मैनर में सारी बुक्स को मेंटेन करते हुए सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो केवल इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है,
मतलब जिसमें रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रखना हर हाल में ज़रूरी हो जाता है, और जिनमें अगर एक भी रिकॉर्ड मिस होता है तो वह हमारे कहीं ना कहीं सारे लेन देनों को प्रभावित कर देता है। तो इस प्रकार डिमांड टू बिजनेस, नेचर टू बिजनेस, हर एक बिजनेसमैन जो है वो अपने यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम्स को अप्लाई करता है। यहाँ मैं आपको बेसिक सिस्टम्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम्स। अकाउंटिंग सिस्टम्स का तात्पर्य क्या होगा? लेखांकन की प्रणालियाँ। यहाँ दो प्रकार की प्रणालियाँ जो हैं प्रचलित हैं। पहला है यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम बहुत छोटे से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जहाँ पर लेन देनों के लिए केवल कैश बुक जो है वही सफिशिएंट होती है और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लेन देन ना होते हुए जहाँ पर केवल कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, और केवल देनदार या लेनदार के खातों को रखकर हम एक छोटे रूप में सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रख लेते हैं। दूसरी इसमें होती है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इस सिस्टम की कमियों को दूर करता है, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में जो कहीं ना कहीं डिमेरिट्स हैं उन डिमेरिट्स को ख़त्म करते हुए हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट आता है और वह है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग जो उसके दो साइड अफेक्ट हो रहे हैं उन पर हम काम करते हुए या वहाँ पर इसका लेखा करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है इंडियन सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंडियन सिस्टम वो है जो भारत में प्राचीन समय से अपनाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से भारतीय भाषाओं में या भारतीय तरीकों से अपनाया जाता है, लिखा जाता है। दूसरा जो सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, विश्व के अनेक देशों में लगभग 80 से 90% देश ऐसे हैं जो इंग्लिश सिस्टम को अपनाते हैं। तो बच्चों, इन सारे अकाउंटिंग सिस्टम में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक हमारी लर्निंग है वो किसके लिए होगी? डबल एंट्री सिस्टम के लिए। तो चलिए अब हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर। बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लेखाकारों का ऐसा मानना है कि लेखांकन की जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका प्रारंभ 15वीं सेंचुरी 15वीं शताब्दी में इटली के जो वेनिस शहर है वहाँ के एक निवासी लुकास पेसियोली उनके द्वारा शुरू किया गया और सर्वप्रथम उन्होंने ही इस तरह के सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई किया था। उन्होंने ही इसकी जो है प्रश्नावली है, इसकी बहुत सारी मान्यताएं जो है हमारे सामने प्रस्तुत की थी। डबल एंट्री सिस्टम को हम एक साइंटिफिक सिस्टम या एक वैज्ञानिक प्रणाली मानते हैं क्योंकि यह एक कंप्लीट सिस्टम है और ये किसी भी रिकॉर्ड को रखने का एक बहुत सरल तरीका है। इसमें केवल एक व्यक्ति द्वारा थोड़े से सिद्धांतों, थोड़े से नियमों के नॉलेज के साथ साथ इसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो अब हम इस वैज्ञानिक प्रणाली के कुछ तथ्यों को समझेंगे। बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम अपने कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बस इतना माना जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यापारिक व्यवहार वो जब दो खातों को या दो पक्षों को प्रभावित करे, यानी लेनदार और देनदार या लेने वाला या देने वाला व्यक्ति या क्रेता और विक्रेता, यानी कि जब व्यापारिक व्यवहार होता है तो उसके जो दो पक्ष होते हैं, सपोज कोई एक ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, अगर कोई भी एक लेन देन हुआ है जैसे सामान का क्रय, और अगर वो ए और बी दो व्यक्तियों के बीच संपन्न हुआ है तो यहाँ ए एक पक्ष और बी दूसरा पक्ष होगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लेन देन को दोनों पक्षों में रिकॉर्ड करेंगे। जब हम दोनों पक्षों में रिकॉर्ड करेंगे तो बी अपने यहाँ ए को रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसका लेन देन किससे हुआ है? ए से, और ए अपने यहाँ किसको रिकॉर्ड करेगा? बी को, क्योंकि उसका लेन देन किसके द्वारा संपन्न हुआ है? बी से। और जब ए अपने यहाँ बी का रिकॉर्ड रखेगा तो वह अपने यहाँ बी के खाते को तैयार करेगा, यानी बी का अकाउंट तैयार करेगा। और जब बी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो वह किसका खाता खोलेगा? ए का अकाउंट मेंटेन करेगा क्योंकि बी का लेन देन ए से और ए का लेन देन बी से हुआ है। जब हम इन खातों को मेंटेन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह जो लेन देन संपन्न हुआ है वह या तो हमारा सामान या पैसा गया होगा या हमारे पास आया होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन ये भी हमारे दो पक्षों को प्रभावित करता है। एक पक्ष को हम डेबिट और दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट कहते हैं। हिंदी में डेबिट को नाम पक्ष और क्रेडिट को जमा पक्ष कहा जाता है।
तो रिकॉर्ड को नियम सिद्धांतों के अनुसार किसी खाते के एक पक्ष में दर्शाना, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में लिखना, यही दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। चलिए बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली को और अच्छे से समझने के लिए अब हम इसके 4 सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का पहला सिद्धांत है दो खातों पर प्रभाव। पहला सिद्धांत हमें यह बताता है कि कोई भी व्यापारिक लेन देन होता है, उस व्यापारिक लेन देन का प्रभाव हमेशा दो खातों पर पड़ता है। दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल दूं कि एक विक्रेता ए, इनके द्वारा अगर नकद विक्रय किया गया, अगर 2000 रुपये का माल नकद विक्रय किया गया है तो इस व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ेगा। दो खातों में एक खाता तो विक्रय खाता होगा, यानी हमारे पास से सामान गया, दूसरा नकद, यानी ये हुआ सेल्स और ये कैश। तो हमारे दो खाते प्रभावित हुए और दोनों खातों में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास नकद धन आ रहा है और हमारे पास से सामान जा रहा है, जिसे हम विक्रय खाता कह रहे हैं। तो पहला इसका सिद्धांत क्या हुआ कि कोई भी व्यापारिक व्यवहार होगा उसका प्रभाव हमेशा दो खातों पर पड़ेगा। बच्चों, लेखांकन सिद्धांत का दूसरा नियम हो जाएगा, जहाँ पर प्रभाव दो खातों पर पड़ा है वहीं इन दो खातों में लेखा भी आवश्यक है। तो हम यहाँ कहेंगे दोनों खातों में लेखा। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर नकद यानी कैश अकाउंट और दूसरा जो हमारा विक्रय है सेल्स अकाउंट, अगर ये दोनों खाते प्रभावित हुए हैं तो दोनों ही खातों में लेखा होना आवश्यक है। तीसरे सिद्धांत पर आएंगे तो तीसरा सिद्धांत हमें ये कह रहा है दोनों खातों के विपरीत पक्ष में लेखा। विपरीत पक्ष में लेखा हमें यह बताता है कि जब हम कैश अकाउंट या सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो जैसा आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। तो वैसे ही दूसरे खाते के भी दो पक्ष होंगे, पहला डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। जब हम कैश अकाउंट में डेबिट पक्ष में कोई लेखा कर रहे होंगे तो यही व्यापारिक व्यवहार दूसरे खाते के विपरीत पक्ष में लिखा जाएगा। यानी जब कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड शो करेंगे तो सेल्स अकाउंट में हमें उसे क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा, और जब कोई ट्रांजैक्शन हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे तब वही ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में या किसी अन्य अकाउंट के डेबिट साइड में शो हो रहा होगा। तो हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वह यह है कि दो खातों में लेखा होगा लेकिन विपरीत पक्ष में लेखा होगा। बच्चों, लेखांकन की जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसके अपने कुछ चरण, इसके कुछ स्टेप्स या किसी कुछ सोपान है, जिसमें सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखा रखते हैं। प्रारंभिक लेखा वह है जैसे ही सौदा संपन्न होता है, जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तुरंत उसे हम या तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में, स्मारक बही में या जहाँ भी इसके प्रारंभिक लेखे रखे जाते हैं वहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं। इसका जो दूसरा चरण है या दूसरा जो स्टेप है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलेंगे वर्गीकरण। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे यहाँ एक दिन में 20 से 25 सौदे होते हैं, जिसमें से कुछ ए व्यापारी से संपन्न होते हैं, कुछ मोहन से संपन्न होते हैं, कुछ रामलाल से संपन्न होते हैं, कुछ बैंक से ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ नकद होते हैं, कुछ उधार होते हैं, और ये सारे लेन देन अगर हम किसी एक जगह पर रख दें, फिर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर हमें इनमें से किसी एक प्रकार के व्यवहारों को ढूंढना होगा तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल को आसान करने के लिए लेखांकन का सेकंड स्टेप काम करता है और वो है क्लासिफिकेशन। इसका थर्ड स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब होता है सारांश निकालना। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब हम साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने के बाद हम जब फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, हमारा रिजल्ट आता है और ये एक जो मार्कशीट है वो हमें समराइज़ करती है कि साल भर की हमारी स्टडी क्या रही। इसी तरह एक व्यापारी भी पूरे साल भर अपने व्यापार को चलाता है और उसमें अपना पूरा सहयोग योगदान देता है। वर्ष के अंत में वह भी जानना चाहता है कि उसके व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई। तो दोहरा लेखा प्रणाली में अब हम इसका समराइजिंग करेंगे, यानी कि हमारे सारे खातों का सारांश निकालेंगे। जितनी भी हमने अकाउंटिंग रखी है इनको हम बहुत छोटे रूप में एक पर्टिकुलर डेट को समराइज करेंगे, जिसमें हम व्यापार खाता, लाभानी खाता और बैलेंस शीट बनाते हैं।
बच्चों, आज हमने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को समझा, हमने लेखांकन के सिद्धांतों को समझा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा आप सभी से प्रश्न एक है, वह यह है कि प्रत्येक नाम के लिए जमा और प्रत्येक जमा के लिए नाम होता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे।